जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है। ट्रांसलेशन की इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और कल हम लोग इसमें पढ़ चुके थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आप लोग अनुवाद को बहुत आसान भाषा में बहुत ही आसानी से इसको आप लोग सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी रूल्स हैं या फिर एग्जाम्पल्स हैं वो सभी दिए जा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी किया जा रहा है। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए ये आपका बेहतर होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब इसमें बिना कोई देरी किए हुए सीधे शुरुआत करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। रिकेप में हम लोग बेटा पूरा पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस चैनल के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हम लोग बेटा ट्रांसलेशन में पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं और पूरा पास्ट टेंस भी पढ़ चुके हैं। अब मैं बता दूं, ये पार्ट ऑफ स्पीच का आपका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइएगा और मतलब जा कर के देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की जो है ये आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन नामक एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप वहां से जुड़ करके उन समस्त वीडियोस को, समस्त क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये रहा बेटा हम लोगों का इसमें प्रेजेंट में चारों प्रेजेंट और पास्ट में भी चारों पास्ट पढ़ाया जा चुका है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और रिक्वेस्ट के साथ कहूँगा कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं सीधे हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से। आप लोगों का है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मतलब कि होता है जारी भविष्य काल। फ्यूचर मतलब होता है बेटा भविष्य, और कंटीन्यूअस मीन्स होता है जारी, और टेंस मीन्स होता है काल। तो इसका क्या अर्थ होता है? जारी भविष्य काल। अब हम लोग इसमें अगर देखें तो कार्य भविष्य में जारी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भविष्य काल होता है, भविष्य काल आप लोगों का पूर्व योजनाओं पर आधारित होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या देख रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, क्या क्या चीज़ें हैं हिंदी वाक्यों के अंत में? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। मतलब ये सारे शब्द आते हैं, वह वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। और रहेगा, रहेगी, रहेंगे आ रहा है तो भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक पर, यानी इसका अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कह रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। और जब वाक्य सकारात्मक होता है तो एक चीज़ आप यहाँ पर जानना कि फ्यूचर टेंस में जो आपका वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो नंबर यानी वचन के अनुसार नहीं बदलता बेटा। वो फ्यूचर टेंस में आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार बदलता है? तो वो आप लोगों का जो उसके पर्सन के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन के साथ दूसरा होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में दूसरा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन का है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? तो शैल भी लगेगा। आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल भी का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए इसके अतिरिक्त कोई भी करता है तो सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे। मतलब आई और वी के साथ में शैल भी, और अन्य कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो अन्य कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में और कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो और चीज़ों में देख लेते हैं कि इस काल के सभी वाक्यों में, मतलब चाहे जो भी वाक्य हो, तो कंटीन्यूअस है तो जाहिर सी बात है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। कौन सा फॉर्म होगा? आईएनजी होगा। तो इस काल के सभी वाक्यों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग कब करेंगे बेटा? जब कंटीन्यूअस टेंस में होंगे।
वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, मतलब अगर कंटिन्यूअस है टेंस में तो उसके साथ में आपका क्या होगा, उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद में फिर आपको विल या शैल लिखना है, और विल या शैल के बाद में क्या करना है तो बी लिख लेना है। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद में बी, और बी के बाद फिर क्या करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट होगा, विल या शैल का फर्स्ट फॉर्म मतलब विल या शैल होगा, उसके बाद बी सब में होगा है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर वर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि वह माली आजकल फूल की माला बेच रहा होगा। तो कौन बेच रहा होगा बेटा, वह माली। कौन बेच रहा होगा, वह माली। मतलब हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, तो सबसे पहले हम कौन या किसने लगा करके प्रश्न करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा, कौन बेच रहा होगा तो वह माली। और वह माली मतलब यहाँ पर ही गार्डनर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट गार्डनर। अब देखिए दैट गार्डनर क्या है, थर्ड पर्सन का है, या कह सकते हैं आई और वी नहीं है। तो जब आई और वी नहीं है तो इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके साथ में विल बी का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या कर रहा होगा, तो बेच रहा होगा। बेचना का होता है सेल, और सेल का आईएनजी फॉर्म सेलिंग। क्या बेच रहा होगा तो सेलिंग, और क्या तो माला यानी गार्लैंड। फूल की माला के लिए गार्लैंड आपने लिख दिया तो वहाँ पर गार्लैंड ऑफ फ्लावर कहने की आवश्यकता नहीं है। और कब, तो आजकल यानी नाउएडेज, यानी दैट गार्डनर विल बी सेलिंग गार्लैंड नाउएडेज। मतलब क्या हुआ कि वह माली आजकल माला बेच रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हम कल, हाँ कह रहा है कि हम कल इस समय कोई खेल खेल रहे होंगे। तो कौन खेल रहा होगा, हम कल इस समय कोई खेल खेल रहे होंगे। तो क्या बताएंगे कि सबसे पहले वी, उसके बाद में शैल बी, वी के साथ क्या लगेगा तो शैल भी लगेगा। उसके बाद प्लेइंग होगा, और प्लेइंग के बाद एनी गेम, क्या खेल रहे होंगे तो कोई खेल। तो वी शैल बी प्लेइंग एनी गेम। कहाँ, मैदान में। अच्छा मैदान में यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसलिए आप इसको हटा देना। तो कब भैया, कल इस समय, यानी एट दिस टाइम टुमारो, यानी क्या हो जाएगा, हम कल इस समय कोई खेल खेल रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा कि वी शैल बी प्लेइंग एनी गेम एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर आप इन द फील्ड हटा देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद कह रहा है निगेटिव सेंटेंस में कि इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय विल या शैल के बाद, अगर मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस है तो उसका जब अनुवाद करना होगा तो क्या करेंगे, विल या शैल के बाद में तथा बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब विल या शैल के बाद में लिखेंगे और बी से पहले लिखेंगे क्या, नॉट लिखेंगे। अब जैसे देखते हैं स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद विल या शैल हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, उसके बाद में नॉट लिख देंगे, तब फिर बी लिखेंगे। तो विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड, और अंत में फुल स्टॉप। अब हम लोग इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि वह इस समय नदी में नहीं तैर रहा होगा। तो कौन नहीं तैर रहा होगा, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद में विल नॉट बी, ही के बाद में क्या होगा, विल नॉट बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो विल लिखने के बाद ही तो नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो ही विल नॉट बी, तैरना का होता है स्विम का आईएनजी फॉर्म स्विमिंग। ही विल नॉट बी स्विमिंग कहाँ पर, तो नदी में, यानी इन द रिवर। कब, इस समय, यानी एट दिस टाइम। तो क्या हो गया, ही विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर एट दिस टाइम। अगला अगर हम लोग देखें
तो अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यह बच्चा अगले वर्ष इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। यह बच्चा अगले वर्ष इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। तो कौन पढ़ रहा होगा? कौन पढ़ रहा होगा? तो यह बच्चा, यानी दिस चाइल्ड। क्या हो जाएगा? दिस चाइल्ड। उसके बाद में क्या होगा? विल बी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा है। हमने क्या कहा? यह बच्चा अगले वर्ष इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। यहाँ पर ये चेक करना था कि आप लोग कितना एक्टिव हो रहे हैं, आप कितना देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि दिस चाइल्ड विल बी, और पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो रीडिंग हो जाएगा इन दिस स्कूल, मतलब इस विद्यालय में, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष। यानी दिस चाइल्ड विल बी रीडिंग इन दिस स्कूल नेक्स्ट ईयर। यह बच्चा अगले वर्ष इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख लीजिए यहाँ से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद विल या शैल तथा सब्जेक्ट के साथ बी से शुरू करते हैं। यहाँ से होना चाहिए, मतलब जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में फिर हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? विल या शैल तथा सब्जेक्ट, फिर बी, और बी के बाद में तब फिर हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका पूरा दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल्स कहते हैं कि क्या वह तुम्हें बुला रहा होगा। तो कौन बुला रहा होगा? वह। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, तो क्या के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल या शैल, तो विल लिखा गया। कौन बुला रहा होगा? तो वह, यानी ही। अब इसके बाद बी लिख लेंगे, विल ही बी क्या कर रहा होगा? बुला रहा होगा। कॉलिंग, कॉलिंग में देखिए डबल जी हो गया है, मिसप्रिंट है, तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग, मतलब सिंगल जी रहेगा। कॉलिंग यू, किसे? तो तुम्हें। विल ही बी कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें बुला रहा होगा। फिर अगला देखते हैं, क्या मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे होंगे। क्या मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे होंगे। तो कौन पकड़ रहा होगा? फिशरमैन, यानी मछुआरे तो क्या हो जाएगा? फिशरमैन, तो इसलिए विल हो जाएगा। उसके बाद फिशरमैन, विल फिशरमैन बी। बी मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में, आधा पहले आधा बाद में होता है। तो विल फिशरमैन बी कैचिंग, क्या कर रहा होगा? पकड़ रहा होगा, कैचिंग फिश। विल फिशरमैन बी कैचिंग फिश। फिशरमैन लिखा जाएगा क्योंकि मछुआरे हैं, और मछलियाँ के लिए फिशेज नहीं, फिश हो जाएगा। फिश मतलब सिंगुलर प्लूरल उसका एक समान ही होता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से इसके अगले रूल के बारे में। क्या है? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। ये आप लोग पिछले 8-9 टेंस आप लोग पिछला पढ़ चुके हैं, और 10वें टेंस में भी देख रहे हैं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो हम लोग जब उसकी इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर विल या शैल होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, तब फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी आपका है वो हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा गया कि तुम अपनी किताब कब खरीद रहे होगे। क्या कहा गया? कि तुम अपनी किताब कब खरीद रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले कब लगा है ना, प्रश्नवाचक शब्द कब, तो कब के लिए क्या करेंगे? व्हेन का प्रयोग हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? विल यू बी, क्योंकि यहाँ पर हम तो है नहीं, तो विल यू बी, यानी व्हेन विल यू बी क्या कर रहे होगे? खरीद रहे होगे। खरीदने का क्या होता है? बाई, तो बाई का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बाइंग। क्या खरीद रहे होगे? अपनी किताब, यानी योर बुक। व्हेन विल यू बी बाइंग योर बुक, तुम अपनी किताब कब खरीद रहे होंगे। अब देखते हैं और देख लेते हैं कि राकेश इस समय क्या कर रहा होगा। तो कौन क्या कर रहा होगा? तो राकेश। राकेश के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या बीच में है?
अगर पहले होता तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर बीच में है। तो सबसे पहले व्हाट लिखिए, उसके बाद विल लिख लीजिए, फिर राकेश लिखिए। व्हाट विल राकेश बी, और करना का क्या होता है, डू, तो डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग एट दिस टाइम, राकेश इस समय क्या कर रहा होगा। ये आपका एग्जाम्पल बना। अब अगला देखते हैं बेटा। अगले में कह रहा है कि अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी है, यानी नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है। अभी तक हम लोग जब प्रश्नवाचक वाक्य में होते हैं तो सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग इस टेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हम लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। अब चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कहा गया वह तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुला रहा होगा। भैया वैसे तो ये उसकी इच्छा है कि क्यों नहीं बुलाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है और इसका हमें ट्रांसलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, कौन नहीं बुला रहा होगा। अच्छा, क्यों लगा है ना, क्यों लगा है, तो क्यों के लिए सबसे पहले व्हाई लिखिए, उसके बाद में कौन नहीं बुला रहा होगा, तो वह, यानी विल, फिर ही, फिर नॉट, तब भी। व्हाई विल ही नॉट भी, क्या नहीं कर रहा होगा, तो बुला रहा होगा। बुलाने का होता है काल, काल का आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, कहाँ पर, मतलब किसे, तो तुम्हें, यानी यू, कहाँ, एट हिज होम, अपने घर पर। व्हाई विल ही नॉट बी कॉलिंग यू एट हिज होम। ये आप लोगों का क्या बना, ये आप लोगों का बना इस टेंस का, इस सेंटेंस का वाक्य बना। अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है, हम कल आगरा क्यों नहीं जा रहे होंगे। हम कल आगरा क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो कौन नहीं जा रहा होगा, हम। क्यों इसमें भी लगा है, तो क्यों के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाई, कौन नहीं जा रहा होगा, तो हम। अब यहाँ पर क्या होगा, शैल का प्रयोग होगा। व्हाई शैल वी नॉट बी, व्हाई शैल वी नॉट बी गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग टू आगरा। व्हाई शैल वी नॉट बी गोइंग टू आगरा, हम आगरा क्यों नहीं जा रहे होंगे। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं एक लास्ट वाला। लास्ट वाला मतलब कि ये हर टेंस में होता है, और इसके बारे में आप लोग बड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी वाक्य में कौन होने पर सबसे पहले हु लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी अफर्मेटिव में जो हमने थर्ड पर्सन के साथ लगाया था वो वाला लिखेंगे, एक वचन वाला, तो विल भी हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हु, फिर विल बी, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर अदर वर्ड, और फिर जो कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है वो हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स बेटा। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं, कौन यहाँ सो रहा होगा। यहाँ पर कौन सो रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हु लगेंगे, क्योंकि कौन लगा हुआ है तो हु। उसके बाद में विल भी हो जाएगा, सब्जेक्ट है ही नहीं। और फिर क्या हो जाएगा, क्या कर रहा होगा, तो सो रहा होगा, स्लीपिंग कहाँ पर, यहाँ पर, हियर, यानी हु विल बी स्लीपिंग हियर, कौन यहाँ पर सो रहा होगा। अगला देखते हैं, कल तुम्हें अर्थशास्त्र कौन पढ़ा रहा होगा। क्या कहा गया कि कल तुम्हें अर्थशास्त्र कौन पढ़ा रहा होगा, तो कौन, तो हु लगेगा, विल भी होगा। पढ़ाने का क्या होता है, टीच, और टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग, किसे, तो तुम्हें, यानी यू, क्या, तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, कब, तो कल यानी टुमारो, यानी हु विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स टुमारो। हु विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स टुमारो, तुम्हें कल अर्थशास्त्र कौन पढ़ा रहा होगा। ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोग देखिए, इसमें आज मैंने कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, इस वाले सेंटेंस को नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि उसको मैं कई टेंस में पढ़ा चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग उसे अगर समझना चाहते तो एक बार पुनः किसी में देख लेना, अगले में मैं इसका ले लूँगा। और अगर अभी तक आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद इसे अपने मित्रों के पास शेयर करके उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वह भी इसे देखें।
और आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि या कोई अगर सुझाव है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। पूर्व के वीडियोस के ग्रामर की जो वीडियोस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का हो या फिर ट्रांसलेशन का हो, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। आप जुड़ करके वहां से देखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। उसमें भी डबल क्लास है कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।